नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। मोहम्मद अली जिन्ना भारत के टुकड़े करने वाले खलनायक थे या भारत के मसीहा और देशभक्त थे? ये सवाल आज पूरे देश के मन में उठ रहा है। आज देश में इस बात पर बहस हो रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या किसी और विश्वविद्यालय में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगाई जानी चाहिए या नहीं। इसे लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत तनाव है और वहां की स्टूडेंट यूनियन और हिंदूवादी संगठनों के बीच जिन्ना की तस्वीर लगाने को लेकर लगातार संघर्ष चल रहा है। इसलिए आज ऐतिहासिक तथ्यों की मदद से इस पूरे विवाद का विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि हम जब विवाद करते हैं, जब बहस करते हैं या जब प्रदर्शन करते हैं तो कई बार हमें इतिहास का ज्ञान नहीं होता और बिना इतिहास के ज्ञान के आप सही ओपिनियन नहीं बना सकते। अब एक सवाल आपके लिए, जिस तरह जिन्ना की तस्वीर भारत के विश्वविद्यालय में लगी हुई है, क्या उसी तरह महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे आजादी के नायकों की तस्वीरें भी पाकिस्तान में लगाई गई हैं? आखिर पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमारे देश की आजादी का किस तरह का इतिहास पढ़ाया जाता है? भारत की आजादी से पहले पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं था। ऐसे में यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आजादी के नायकों का बंटवारा इन दो देशों के बीच में किस तरह हुआ, क्योंकि आजादी के संघर्ष में जो नायक थे, जो स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले नायक थे, उन्होंने कभी ये सोचकर संघर्ष नहीं किया था कि बाद में आगे चलकर इस देश के दो हिस्से हो जाएंगे। इसके अलावा आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि खलनायक एक चुनौती देता है और नायक उस चुनौती को तहस नहस करके खलनायक को उसके अंजाम तक पहुंचा देता है। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा ही फिल्मी एनकाउंटर हुआ है, लेकिन इस एनकाउंटर में कुछ भी नकली नहीं था। इस एनकाउंटर में आतंकवादी असली थे, सेना के जवान असली थे, गोलियां असली थी, खून असली था और मौत भी असली थी। हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी ने भारतीय सेना के एक मेजर को चुनौती दी, लेकिन इस आतंकवादी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी धमकी के 24 घंटे के अंदर ही भारत के सुरक्षा बल उसे उसके अंजाम तक पहुंचा देंगे। इस आतंकवादी के एनकाउंटर की तस्वीरें आज आप सबको देखनी चाहिए। अगर कोई देश भारत की जमीन पर 1 इंच का भी अतिक्रमण कर ले तो हम बेचैन हो जाते हैं। हम दुश्मन से युद्ध करते हैं और अपनी जमीन को वापस लेने की हर संभव कोशिश करते हैं। पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की ऐसी हरकतों के खिलाफ हमारे देश की हर गली में वीर रस से भरे हुए बयान दिए जाते हैं। लेकिन जब देश के ही अंदर किसी भी इलाके में कोई अवैध कब्जा करता है तो ये पूरा जोश ठंडा हो जाता है। भारत में लोग सड़कों और फुटपाथ पर अतिक्रमण करते हैं, खाली पड़ी सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, यहां तक कि पार्क और ग्रीन बेल्ट को भी छोड़ते नहीं। सिस्टम में बैठे भ्रष्ट अधिकारी अतिक्रमण करने वालों की पूरी मदद करते हैं और चुप रहने की पूरी कीमत वसूलते हैं। हमारा आज का विश्लेषण फुटपाथ, सड़क और सार्वजनिक संपत्ति को अपनी जागीर समझने वाले लोगों को आईना दिखाएगा। हम उन लोगों की भी खबर लेंगे जो आधिकारिक पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करने की बजाय सड़कों पर अवैध रूप से गाड़ी पार्क करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। सरकार ट्रिपल तलाक के खिलाफ जल्द अध्यादेश ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक कल हुई कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और माना यह जा रहा है कि संसद में पेश ट्रिपल तलाक बिल में कुछ बदलाव के साथ इसे मंजूरी दी जा सकती है। ट्रिपल तलाक के अपराध को जमानती बनाने पर विचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी बताया था। इसके बाद संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा से ट्रिपल तलाक बिल को मंजूरी मिली थी, जिसमें ट्रिपल तलाक को गैर जमानती अपराध बनाया गया था। लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के विरोध की वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया। बिल में सजा के प्रावधान को लेकर विपक्ष ने एतराज जताया था, लेकिन सरकार ने उस वक्त बिल में बदलाव से इनकार किया था। अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा, लेकिन इसे 6 महीने के भीतर संसद से मंजूरी लेनी होगी। केंद्र सरकार ने एक बार फिर SC/ST कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट पर नया कानून बनाने का आरोप लगाया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून बनाना संसद का काम है और ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। केंद्र ने उन आंकड़ों पर भी सवाल उठाए जिसके आधार पर कोर्ट ने इस कानून के दुरुपयोग की बात कही है। सरकार के मुताबिक करीब 15% केस ही झूठे पाए गए हैं।
सरकार ने यह भी कहा कि ज्यादातर पुलिस अधिकारियों की मानसिकता पीड़ित के खिलाफ होती है। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि SC/ST कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कई लोगों की जान गई और इस केस को बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 मई को होगी। बिहार के मोतिहारी में एक बस हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई। ये बस मुजफ्फरपुर से दिल्ली आ रही थी और मोतिहारी में सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी और फिर उसमें आग लग गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बस में 32 लोग सवार थे। 5 लोगों को जिंदा निकाला गया। ये हादसा मोतिहारी में राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर हुआ। और हम सब लोग परिवहन में सुरक्षा पर बात कर रहे हैं, सब कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों को ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तो मन बहुत दुखी हो जाता है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान किया है। बुधवार को आए आंधी तूफान और बारिश ने देश के कई राज्यों में भारी तबाही मचाई है। तूफान की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, जहां 70 लोगों की मौत हो गई, जबकि बड़ी तादाद में लोग घायल हुए। इतना ही नहीं, इस आंधी तूफान में 100 से ज्यादा घरेलू जानवर भी मारे गए। अकेले आगरा जिले में 43 लोगों की मौत हुई है। यूपी सरकार ने मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है। राज्य के मौसम विभाग ने 5 मई तक कई जिलों में आंधी तूफान और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। आगामी 24 घंटे के अंदर जितने भी लोग जो हताहत हुए हैं उन्हें जो रिलीफ जो है वो पहुंचाने का काम करें और डेथ के केस में हम 4 लाख रुपया का मुआवजा देते हैं। वहीं राजस्थान में भी 38 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान सरकार ने इस आंधी तूफान में जान गंवाने वालों के परिवारों को 4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। पीएम मोदी ने कलबुर्गी और बेल्लारी में रैली के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जात पात के नाम पर जहर घोलने का आरोप लगाया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सम्मान पूर्वक जीने के लिए हमने कानून को और मजबूत बनाया। पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगकर उसने देश के वीर जवानों का अपमान किया। मातृभूमि के लिए जी जान से मरने मिटने वालों को भुला देने वाली कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी सवालिया निशान खड़े कर दिए और कहा, मोदी जी जरा सबूत लाइए, सबूत लाइए। बीदर की चुनावी रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। राहुल ने कहा कि पीएम ने गब्बर सिंह की पूरी टीम कर्नाटक में उतार दी है। आपने गब्बर सिंह की पूरी टीम कर्नाटक के विधानसभा में डालने की कोशिश कर रहे हो। मतलब उसमें गब्बर भी है, सांबा भी है, कालिया भी है, वो सब है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर को लेकर कल की हिंसा के बाद छात्रों ने 5 दिनों के लिए यूनिवर्सिटी बंद करने का ऐलान किया है। तनाव को देखते हुए यूनिवर्सिटी के चारों ओर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। छात्रों ने कल की हिंसा के खिलाफ यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी कल हंगामा करने वाले और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अचानक से 80 साल बाद 1938 और 2018 में 80 साल बाद ये बात डिबेट में क्यों आई? पहला सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये बात 2019 के चुनाव की वजह से डिबेट में आई? बिल्कुल, कर्नाटक चुनाव की वजह से और 2019 के चुनाव की वजह से, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का डिबेट खड़ा किया जाए, जानबूझकर इस बात को दिखाया जाए और पोलराइजेशन पॉलिटिक्स की जाए। दूसरी तरफ हिंदू जागरण मंच ने कहा है कि अगर 24 घंटे के भीतर यूनिवर्सिटी से जिन्ना की तस्वीर नहीं हटी तो वो देश भर में आंदोलन करेगा। कल हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जिन्ना की तस्वीर के खिलाफ यूनिवर्सिटी में हंगामा किया था। इसके बाद जब एएमयू के छात्रों ने थाने जाने की कोशिश की तो पुलिस के साथ उनकी भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 40 लोग घायल हुए। हिमाचल प्रदेश के कसौली में असिस्टेंट टाउन प्लानर शैल बाला शर्मा की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हो गया है।
हिमाचल प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साझा ऑपरेशन में आरोपी विजय ठाकुर को यूपी के वृंदावन से गिरफ्तार किया। वृंदावन में विजय ठाकुर अपना हुलिया बदल कर रह रहा था। इसकी वजह से पुलिस को उसे पहचानने में थोड़ी दिक्कत हुई। हालांकि सोलन में एक ही शख्स को फोन करके उसके कॉल रिकॉर्ड से पुलिस को सुराग मिला और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की। बुधवार को जब प्रशासन की टीम कसौली में विजय ठाकुर के अवैध गेस्ट हाउस को तोड़ने गई थी, उसने फायरिंग कर दी, जिसमें शैलबाला शर्मा की मौत हो गई, जबकि एक कर्मचारी घायल हो गया। इस बीच शैलबाला शर्मा की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की सरकार से 9 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि पहले प्रशासन अवैध निर्माण होने देता है, फिर बाद में जब कार्रवाई होती है तो लोग परेशान होकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर समीर टाइगर के साथ एनकाउंटर का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 30 अप्रैल को पुलवामा में हुए एनकाउंटर का है, जिसमें समीर टाइगर समेत 2 आतंकी मारे गए थे। सेना ने आतंकियों को घेरकर उन्हें मार गिराया था। जिस घर में आतंकी समीर टाइगर था, वहां आग लगी। इसके बाद जैसे ही आतंकी टाइगर बाहर निकला, सुरक्षा बलों ने उसे गोली मार दी। इस जॉइंट ऑपरेशन को सेना के मेजर रोहित शुक्ला के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। आतंकी समीर काफी वक्त से सुरक्षा बलों के निशाने पर था। उसने मेजर रोहित को धमकी भी दी थी, लेकिन उसके अगले ही दिन उसे मार गिराया गया। अप्रैल में सुरक्षा बलों ने कुल मिलाकर 20 आतंकियों को मार गिराया, जबकि सुरक्षा बलों के 13 जवान शहीद हुए। अप्रैल का जो मंथ है, इसमें काफी अच्छे ऑपरेशन हुए हैं, उसमें मिलिटेंट काफी न्यूट्रलाइज हुए हैं। अमरनाथ की पवित्र गुफा में 12 फीट के बाबा बर्फानी प्रकट हुए हैं। इस बार उम्मीद है कि भक्तों को यात्रा खत्म होने तक बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। इस साल अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होगी और 26 अगस्त तक चलेगी। इसे देखते हुए यात्रा से जुड़ी तैयारियां जारी हैं। बर्फीले तूफान की वजह से अमरनाथ गुफा की तरफ जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। हालांकि उसे साफ करने की तैयारी चल रही है। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं।